आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं फासिज्म, नाजिज्म एंड टोटलिटरिज्म। ये क्या है, आज इस वीडियो में आप पूरा का पूरा इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बतला दूं कि इस वीडियो में आप 20वीं सेंचुरी के यूरोप में जो भी महान लीडर्स थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके कारण पूरा का पूरा 20वीं सदी जो 20वीं सेंचुरी है इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो 20वीं सेंचुरी के बारे में बहुत कुछ जानकारी आप इन लीडर्स के बारे में जानने से आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इन लीडर्स हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है इनका जानना कि अगर आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो इस सब के संदर्भ में, इन सब के रिस्पेक्ट में इन लीडर्स के बारे में जानना और इन टर्म्स के बारे में जानना आपके क्लास 9 हो या क्लास 12 हो या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी लीडर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल का नाम है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे रीडिंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आप 9 से लेकर 12 तक की, साथ ही साथ IIT और नीट की भी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज़, कई सालों से इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हमारे चैनल पर पढ़ा रहे हैं, जो आपके A to Z सब्जेक्ट का कवर करते हैं। तो इनके वीडियोस ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके के असुविधा है SST सब्जेक्ट को लेके, या आपको इकोनॉमी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी में कोई प्रॉब्लम है या पॉलिटी में, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मेरे जो वीडियो है आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आकाश सर के जो भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से 9-10 की जो भी आपको असुविधाएं हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन वीडियोस को देख के आप अपने स्टडी में और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और शुरू करते हैं इन लीडर्स के बारे में जानने का हमारा यह क्रम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें मेजर्स लीडर्स के बारे में आप लोग को मैं बतला दूं, कुछ मेजर्स लीडर्स जो मुख्य लीडर हैं इनके नाम। सबसे पहले है एडोल्फ हिटलर, जो नाजी जर्मन पार्टी से थे, आप उनका पिक्चर देख ही सकते हैं। दूसरे महान शख्स थे, आप एडोल्फ हिटलर का फोटो भी आप उनके मार्च में देख सकते हैं। दूसरे थे बेनिटो मुसोलिनी, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोग को पढ़ाया इसके बारे में, प्लेलिस्ट में इनके बारे में आप पूरा का पूरा वीडियो देख ही सकते हैं। ये मुसोलिनी है। साथ ही साथ नेक्स्ट मेजर लीडर्स में आपको आते हैं हिदेकी तोजो, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर। हिदेकी तोजो जो थे जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे। विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, विंस्टन चर्चिल जो भारतीय आज़ादी के समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर भी थे, विंस्टन चर्चिल। तो ये खास लीडर्स हैं जिनके बारे में आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या 9 या 12 की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इनके बारे में जैसे जानना ज़रूरी है। जैसे जोसेफ स्टालिन USSR रशियन लीडर है, और फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट US प्रेसिडेंट है, आप देख सकते हैं इनको। तो अभी हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम फिर से डिस्कस करेंगे फासिज्म के बारे में। प्रीवियस आप हमारे वीडियो में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं फासिज्म के 2 वीडियो मैंने बना के रखे हैं, वहाँ से आप इसके बारे में A to Z जानकारी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में हम फासिज्म को पढ़ेंगे। एक्सट्रीम मिलिट्रिज्म, फासिज्म में का मतलब होता है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्सट्रीम मिलिट्रिज्म, मतलब मिलिट्री का ही शासन। एक्सट्रीम नेशनलिज्म, राष्ट्रवादियों का शासन होता है। लॉयल्टी टू स्टेट एंड ऑब्स्टेंस टू इट्स लीडर्स, सुप्रीम रूल। लॉयल्टी टू स्टेट, स्टेट के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति लॉयल रहना, और एक सर्वशक्तिशाली सत्ता पर विश्वास करना जो वहाँ के डिक्टेटर के पास होता है। वन पार्टी रूल, डिक्टेटरशिप, डेनिट इंडिविजुअल राइट्स कुछ था ही नहीं। साथ ही साथ बिलीव इच क्लास हैड इज ऑन प्लेस एंड फंक्शन हैड कम्युनिस्ट। तो वहाँ पर प्रत्येक क्लास का अपना अपना प्लेस है, अपना अपना फंक्शन है। ये सारी पॉइंट्स आपको फासिज्म में देखने को मिली थी। मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ाए, मीनिंग भी पढ़ाए, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। दूसरा है नाजिज्म, जर्मन ब्रांड ऑफ फासिज्म। ये जर्मन का ब्रांड है, फासिज्म का एक प्रकार है। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नाजी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिलेगा। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, आकाश ओके नाजी। मोर ऑफ ए प्रैक्टिस देन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड मिलिटरिज्म टू टोटल फैथ इन अ लीडर। उनका एक लीडर था एडोल्फ हिटलर, आप जानते हैं। बस उनका विश्वास उन पर ही था, किसी पर उनका कोई विश्वास नहीं था। टोटलिटरिज्म ये क्या है?
एक नया वर्ड है। आप नाजीज़म फासिज़म को प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टोटलिटरिज्म जो वर्ड है आपके लिए बहुत ही नया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम विच कंप्लीट सेंट्रलाइज कंट्रोल कमांड इकोनॉमी। इसका शॉर्टकट मीनिंग आपको यहाँ पर दिया है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, सारा पावर सेंट्रलाइज होता है, एक व्यक्ति के पास होता है। कमांड इकोनॉमी, उसका पूरा का पूरा इकोनॉमी से पॉलिटिकल एवरीवेयर इन एवरी सेक्टर, हर जगह उनका कंट्रोल होता है। पीपल टोटली सब्जेक्टेड टू स्टेट अथॉरिटी, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन अ गवर्नमेंट एंड लीडर, दैट इज कॉल्ड टोटलिज्म। नो फ्रीडम और प्राइवेसी, इसमें कोई फ्रीडम प्राइवेसी नहीं होता, आज़ादी या प्राइवेसी किसी भी तरह की चीज़ें नहीं होती। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन्फोर्समेंट टू लीड कंट्री, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होता है जो कंट्री को लीड करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो मैं हिंदी में बतलाऊँ आप लोग को यूँ ही समझ में आ जाएगा। डिक्टेटरशिप होता है ना, अधिनायकवाद, उसका ही एक सिनोनिम्स है टोटलिटिज्म। तो आप यहाँ से डिक्टेटरशिप तो आप जानते हैं, लेकिन ये वर्ड शायद बहुत स्टूडेंट को पहली बार टोटलिटिज्म सुनने को मिला है। तो कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं, टॉपिक आ जाते हैं और टर्म्स आ जाते हैं जिसको समझना आपके लिए कठिन होता है। बट हमारे चैनल पे आपको सारी चीज़ें कंटिन्यूसली अच्छे से समझाई जाएंगी और बहुत ही डिटेल से समझाई जाएंगी, जिससे आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ समझ भी आएगा। इसीलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म कम्युनिटी वर्ड से बना है, मतलब समुदाय या समाज। लॉयल्टी टू स्टेट ऑन ओबीडियंस टू लीडर, मतलब स्टेट के प्रति ईमानदार रहना और अपने लीडर्स का कहना मानना। सुप्रीम रूल लीडर्स के पास ही होता है। वन पार्टी रूल डिक्टेटर भी यहाँ भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं नेपोलियन जो था, एक फ्रांस में कम्युनलिज्म लेके आए थे, प्लस वहाँ पर लेनिन जो थे, लेनिन भी चाहते थे कि रशिया में कम्युनलिज्म आए। और डिनाइड इंडिविजुअल राइट या कुछ नहीं होता, जो भी चीज़ होता है समुदाय समाज का ही होता है। बिलीव इन डिक्टेटरशिप ऑफ ए वर्किंग क्लास, और जो वर्किंग क्लास है, जो श्रमिक संगठन है, उनके डिक्टेटरशिप पे विश्वास रखा जाता है। लेकिन एक बात मैं बतला दूं, ये पूरी तरीके से नाजीज़म और फासिज्म से बहुत फार अंतर है इसमें, क्योंकि दे हैड फासिस्ट, ये कभी भी फांसी और नाजी को पसंद नहीं करते थे, ये हमेशा क्लास स्ट्रगल के बारे में बातें करते थे। कम्युनिज्म, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेनिटो मुसोलिनी के बारे में। इनके बारे में भी हमने पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट हम पढ़ रहे हैं इसमें। फासिस्ट टोटलिटेरियन डिक्टेटर, ये एक थे बेनिटो मुसोलिनी, फांसी के टोटलिटेरियन डिक्टेटर थे। इटालियन एंग्री बिकॉज टेरिटरी वाज नॉट गेन ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वर्साय, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई, जिसमें जीते हुए राष्ट्रों ने हारे हुए राष्ट्रों के टेरिटरी पर, मतलब स्थानों पर कब्जा किया, देश राष्ट्र में, स्टेट में कब्जा किया और आपस में उनको बांट लिया। लेकिन इटाली भी तो जीता हुआ राष्ट्र में से एक था, लेकिन उसको प्रथम विश्व युद्ध में जब वर्साय की संधि हुई तो किसी भी तरह के टेरिटरी नहीं मिली, जिसको लेकर के इटाली के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। अनएम्प्लॉयमेंट आप, टैक्सेस आप एंड ट्रेड डाउन, सिविल अनरेस्ट, क्या हुआ था वहाँ पर? बेरोजगारी बढ़ी थी, टैक्सेस बढ़ गए थे, ट्रेड तो बंद ही हो गए थे और सिविल अनरेस्ट, वहाँ पर समाज शांतिपूर्वक लोग नहीं रह पा रहे थे। ऑर्गेनाइज द फासिस्ट पार्टी वांटेड टू स्टॉप द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस, अब उसी समय फासिस्ट पार्टी बनाया जाता है बेनिटो मुसोलिनी के द्वारा, और वहाँ पर समाजवादी तो जो आंदोलन हो रहे थे इनको रोकने के लिए। मुसोलिनी बिकम ए प्राइम मिनिस्टर इन 1933। दैट टाइम आई टोल्ड ऑल ऑफ यू बिफोर माई, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को इस चीज़ें के बारे में पढ़ाया है। बेनिटो मुसोलिनी इटाली प्रॉमिस टू रिवाइव इटलीज इकोनॉमी एंड मिलिट्री, इन्होंने जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से प्रॉमिस करता हूं कि इकोनॉमी और मिलिट्री को बहुत डेवलप करूंगा। इन 1925 मुसोलिनी नोन सेकेंड ड्यूस कहा गया, वहाँ के राजा को, इटली के राजा को ड्यूस कहा जाता था, इनको सेकेंड ड्यूस कहा गया। कंस्कोर प्रेस रिस्ट्रिक्ट वोटिंग हैज सीक्रेट पुलिस ब्रिंग इकोनॉमी अंडर स्टेट कंट्रोल, क्या हो जाता है? सेंसर्ड प्रेस पर सेंसर कर दिया जाता है, वह किसी भी तरह का स्वाधीनता प्रेस को नहीं था। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्ट वोटिंग तो बंद ही हो गया था, रिस्ट्रिक्ट हो गया था वहाँ पर। है सीक्रेट पुलिस बन गया था, जो उनके खिलाफ, फासिस्ट के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होता था तो उनके बारे में फांसी लोगों को बतला दिया जाता था और उसको वो कंट्रोल कर लेते थे। चिल्ड्रेन थॉट टू ऑबे स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, उनको स्ट्रिक्ट मिलिट्री डिसिप्लिन भी सिखाया जा रहा था उस समय पे। तो ये सारा कारस्तानी या ये सारा कार्य किसका था? एकमात्र एक व्यक्ति का था, बेनिटो मुसोलिनी। इसके बाद दूसरे महत्वपूर्ण लीडर आते हैं फासिस्ट टोटलिटेरियन डिक्टेटर एडॉल्फ हिटलर इन जर्मनी। इनकरेज टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ जनवरी लॉस्ट इन ट्रीटी ऑफ वर्साय, सारा जड़ वर्साय की संधि से आता है, इसका भी जड़ वर्साय की संधि से ही है। जहाँ वर्साय की संधि में प्रथम विश्व युद्ध का पूरा जिम्मेदार किसको ठहराया गया?
जर्मनी को, और जर्मनी को उसके सारे टेरिटरी को जीते हुए राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। तो इससे जर्मनी को बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। वांटेड टू स्ट्रेंथ इंडस्ट्री एंड मिलिट्री। और उस समय क्या होता है, इन वांटेड टू स्ट्रेंथ इंडस्ट्री एंड मिलिट्री, वो अपना जो इंडस्ट्री उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाना चाहते थे और मिलिट्री को भी। हिटलर सीम टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू जर्मन्स प्रॉब्लम, और एकमात्र वहाँ के लोगों को लगता था, जर्मन के लोगों को, कि हिटलर के पास ये एकमात्र सोल्यूशन है जर्मनी के लोगों में या जर्मन के जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन करने का। 1933 बिकम्स चांसलर ऑफ जर्मनी एंड इवेंचुअली डियर फादर, और 1933 में हिटलर बन जाते हैं चांसलर जर्मनी के, और उनके पास ही सारी की सारी शक्तियाँ आ जाती है और वे जर्मन में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं और धीरे धीरे जर्मनी का जो भी है अपना एक्सपांडेशन करना शुरू कर देते हैं। तो नाजी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी सस्पेंडेड सिविल राइट्स, जितने भी सिविल राइट थे सस्पेंडेड हो जाते हैं, समाज के लोगों के राइट डिस्ट्रॉयड, कम्युनिस्ट तो पूरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंडेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम, किसी भी तरह का राजनीतिक और आर्थिक अधिकार या स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया जाता है। क्रिएटेड वर्चुअल सिस्टम ऑफ टेरर, वहाँ एक खतरनाक किस्म का भयवाद या भयंकरवाद फैला दिया जाता है। एसएस ट्रूप सीक्रेट पुलिस तो बनाया था जिसका नाम था एसएस ट्रूप द गेस्टेपो। तो ये सब काम करने वाले थे एकमात्र व्यक्ति एडॉल्फ हिटलर। ये मुसोलिनी को अपना गुरु मानते थे, अपना और खुद को उनका चेला। इसके बाद तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट शख्सियत थे जोसेफ स्टालिन, यूएसएसआर फासिस्ट टेरिटोरियल डायरेक्टर ऑफ डिक्टेटर ऑफ यूएसएसआर। 1901 में ज्वाइन द सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, 1901 में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया जो लेनिन का पार्टी था। हैव द ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल रेसिस्टेंस टू जारिज्म, और उन्होंने ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर उद्योग धंधों को बहुत बढ़ाया, जारिज्म को ख़त्म करने का कोशिश किया। इन 1924 आफ्टर लेनिन्स डेथ स्टालिन टुक ओवर द न्यू इकोनॉमिकल पार्टी। लेनिन की डेथ 1924 में होने के बाद उन्होंने न्यू इकोनॉमिकल पार्टी बनाता है। दिस गोल मेक्स यूएसएसआर ए वर्ल्ड पावर, जिनका एकमात्र लक्ष्य था यूएसएसआर को विश्व की सबसे सर्वशाली शक्ति बनाना। प्लान टू इंडस्ट्रियलाइज द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का फुल फॉर्म आपको मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। तो प्लान टू इंडस्ट्रियलाइज द यूएसएसआर, उन्होंने सबसे पहले प्लान किया कि यूएसएसआर को हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, औद्योगिक बनाएंगे। सीक्रेट पुलिस केजीबी स्पीड ऑन सिटीजन एंड एक्सिक्यूट एनीवन हु माइट अपोज हिम गोनिसाइड, जो भी उनके खिलाफ में जाते थे इसके लिए उन्होंने केजीबी के नाम का एक सीक्रेट पुलिस बनाया हुआ था जो इनके खिलाफ षड्यंत्रकारियों का पता लगाता था और वो अपने विरोधियों को दमन करते थे। ही मेक ए डील विथ हिटलर टू नॉट अटैक ईच अदर, उन्होंने हिटलर के साथ एक संधि किया, नॉन एग्रीगेशन पैक्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा एक दूसरे को समझौता करके कहा कि हम एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। ऐसा भी उन्होंने अपनी कूटनीति, अपने क्रिटिसिज्म के अनुसार हिटलर के साथ पहले ही एक संधि कर लिया था। इसके बाद आता है जनरल हैस्की तोजो, जो फासिस्ट टोटलिटेरियन डिक्टेटर ऑफ जापान। जापानीज एम्पायर वाज तिशो, उस समय जापान के एम्पायर सम्राट थे तिशो जो बहुत ही कमज़ोर थे। जनरल हिजिकी तोजो वाज द रियल लीडर वहाँ का था, जनरल हिजिकी तोजो वहाँ का एक रियल लीडर थे। उनका एकमात्र गोल था, मेजर गोल्स वाज टू रूल ऑल ऑफ एशिया, इनका मकसद था कि वो पूरे एशिया में रूल करे, मतलब राज करे। पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिलिट्रिटिज्म, उनका पॉलिसी था कि औद्योगिक करे, अपने देश में औद्योगिकी को बढ़ाए और सेना को तो मजबूत करना उनका लक्ष्य था ही। जापान इज़ इन नीड ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑयल, उनको सबसे ज़्यादा तेल की आवश्यकता थी रॉ मटेरियल्स में। तो ये है जापानीज डिक्टेटर वन ऑफ द जनरल हैस्की तोजो, आप पिक्चर में देख सकते हैं उनका इमेज। तो इन्होंने क्या किया, इन्वेडेड कोरिया इन 1905, मंचूरिया इन चाइना इन 1937, इन्होंने इन पर इन्वेडेड किया, इनको अपने अंदर मिला लिया। चैलेंज लीग ऑफ नेशन एंड विड्रॉ, लीग ऑफ नेशन को उन्होंने चैलेंज किया और वहाँ से वो विड्रॉ हो जाते हैं, अलग होकर के कार्य करना शुरू कर देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 1919 में, जिसका एकमात्र मकसद था देश में, पूरे दुनिया में शांति बना के रखना, दो देशों के बीच के झमेला को सुलझाना शांतिपूर्वक ढंग से। लेकिन उन्होंने तो जो क्या करते हैं ये लीग ऑफ नेशन से अलग हो जाते हैं। लीग ऑफ नेशन हैज़ नो पावर टू कंडेम फॉर इन्वेशन, उनके पास कोई पावर नहीं था इनको रोकने के लिए। व्हेन जापान इन्वेडेड द रेस्ट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कॉल्ड ऑफ ऑयल सप्लाई टू जापान।
जब जापान ने चाइना पर बहुत अधिक भाग पर कब्जा कर लिया, तो जो रूजवेल्ट थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने जापान में जो तेल भेजते थे रॉ मटेरियल्स, वो भेजना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार तो अब विश्व युद्ध तो शुरू होने वाली है ना। इस प्रकार इन सारे कारणों के फलस्वरूप क्या होता है, अंत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और जापान को इसका बहुत बड़ा आज तक उसको हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। 8 अगस्त 9 अगस्त हिरोशिमा नागासाकी 1945 में एटॉमिक बम का प्रहार अमेरिका के द्वारा आज भी इतिहास में भूला नहीं जा सकता। तो आपको यह वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये टीचिंग स्टाइल आपको कैसी लगी? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे टीचिंग स्टाइल और वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। साथ ही साथ आप हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मौजूद हमारे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम लिंक में क्लिक करके आप हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी फ्रेंड्स और सभी स्टडी ग्रुप में हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि A to Z सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। बहुत सारे फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट हमारे चैनल पे पढ़ाते हैं, इनके भी वीडियोस देखें। और साथ ही साथ आप रेगुलरली डेली हमारे चैनल पे जो वीडियोस अपलोड हो रही है उनसे आप अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करें। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आएंगे। कल है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और कल एक खास वीडियो आएगा आपके लिए, उस वीडियो को देखना ना भूलें। वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू एवरीवन।